हेलो मनी 9। नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज एक रिस्पाइट का दिन है, एक कमबैक का दिन आप कह सकते हैं, जहां कल की तेज बिकवाली के बाद मार्केट्स ने आज हरा निशान दिखाया है और वो हरे निशान के साथ ही कामकाज हो भी रहा है। क्रॉस द बोर्ड आज बाइंग है, करीब करीब 454 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज करते हुए। निफ्टी सेंसेक्स करीब करीब 1400 या 1500 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। कल डैमेज था करीब 4% के आसपास का स्मॉल कैप में, आज 2.5% की रिकवरी तो आप एटलीस्ट यहां देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी 2% के आसपास की रिकवरी के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि 1.5% ऊपर आज कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 2200 शेयर तेजी में है और करीब करीब 300 शेयर बिकवाली में है। कल एक शेयर की तेजी के सामने 10 शेयर गिरावट में थे, आज एक शेयर की गिरावट के सामने 7 शेयर तेजी में है। सो रेशियो इंप्रूव हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अब तक वापस नहीं आते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि बेटर सिचुएशन है। आज भी निफ्टी में कोई भी सेक्टर आज लाल निशान में कामकाज नहीं कर रहा है और सबसे ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड लाइंस पर आईटी में ही देखने को मिली। करीब करीब 3% ऊपर आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तेजी कितनी सस्टेनेबल है, आगे क्या करें, क्या सिचुएशन है, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ एटलीस्ट एक लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर साहब मौजूद भी हैं। डॉक्टर रवि सिंह से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। शिकायतें तो आपसे बहुत है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा आपको छेड़ेंगे, परेशान नहीं करेंगे। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है अब, और हमारे लायक कोई सेवा, कोई काम हो तो ज़रूर हमें बताइए। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तबीयत पूछने के लिए। लेकिन मैं सुमित भाई ये कहूंगा कि मैं जब पिछले हफ्ते आया तो पता चला आप छुट्टी पे थे। तो फिर अब आपसे एक हफ्ते में एक बार ही मुलाकात हो सकती है, कुछ ऐसे ही वो चल रहे हैं तो सिनेरियो। तो मुझे लगता है आप पिछली बार आप कहाँ थे ये पहले आपको बताना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा हूँ कि आपका आगे का टाइटल जो है डॉक्टर से बदल के डॉन रख देता हूँ। आपको पकड़ने लगना नामुमकिन हो रहा है। हर हाल में फोन करो तो बात नहीं हो पाती, वैसे मिलने जाओ तो मिलती भी हाथ में नहीं आते हो, और शो में तो आप पकड़ में आ ही नहीं रहो। स्टूडियो थे पिछली बार ये आते थे, अब स्टूडियो भी नहीं आना बंद कर दिया आपने। सो क्या ही करा जाए, अब ठीक है जो है अब सिचुएशन तो ऐसी रहेगी। खैर, नहीं देखिए, मार्केट कैसा है? मार्केट की सिचुएशन भी सुमित भाई कुछ ऐसी ही चल रही है ना कि कोई शेयर पकड़ो तो वो गायब हो जाता है, और जब उसको पहले तो बेचो तो वो बढ़ जाता है, खरीदो तो गिर जाता है। तो कुछ वैसा ही उसकी भी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। तो मुझे लग रहा है मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। कैसा है लग रहा है मार्केट डॉक्टर साहब? अभी क्या लग रहा है, ये जो आज कमबैक है ये टेम्परेरी लग रहा है या परमानेंट मूव है? नहीं, बल्कि मैं तो आज अभी जब आप ये बता रहे थे तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और मैं एक चीज से यहाँ पर जरूर टेंशन में आ गया हूँ कि कहीं चार्ट में एक थ्योरी होती है जो कि कहते हैं गैप फिल होने के बाद वापस से डाउनवर्ड की तरफ जाती है। और आज जिस हिसाब से स्टॉक जो है वो गैप को फिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगला जो डायरेक्शन होगा वो डाउन का ही होगा। तो यहाँ पर तो पैनिक जरूर हो सकता है, और जो आज की रैली है उसको एक छलावा कहें तो ज्यादा ही शायद मेरे ख्याल से अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल मार्केट की जो आज की जो पुल बैक है ये बहुत रिलायबल नहीं है, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर रह सकता है, लेकिन इंडेक्स तो जरूरी है रिलायबिलिटी को यहाँ पर ड्रॉप कर सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा पोर्टफोलियो हेज साइड पे ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। और जब भी बाय करें तो छोटा मोटा क्वांटिटी ही करें, लेकिन अगर सेल साइड से जा रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी को रखें। करंट लेवल पर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर हल्का होता सा नजर आ सकता है। आप कहेंगे मैं कॉन्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ चार्ट को फॉलो कर रहा हूं, और जो चार्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर गैप पूरा फिल हुआ तो वापस से गिरावट बड़ी हो सकती है। तो गैप फिल हुआ तो वापस में गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। तो डॉक्टर साहब एक चीज और, ये बैंक्स की सिचुएशन कैसे दिख रही है आपको? क्योंकि अगले हफ्ते वो मतलब कल तो पहले एमपीसी का आउटकम आएगा, फिर अगले हफ्ते से नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे। सो बैंक की सिचुएशन क्या बेटर है, कंपेरेटिवली वीक है, क्या लग रहा है वहां पे? देखिए, मुझे लगता है कि आज बैंकों के सिचुएशन के हिसाब से अगर जाएं तो मुझे लगता है कि एक आज सर्टेन बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जब यहाँ आरबीआई पॉलिसी आएगी तो थोड़े से बैंक और करेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और आज जिस हिसाब से बैंक खुश होकर के हरियाली दिखा रहे हैं और एक अच्छा मोमेंटम गेन कर रखा है, उसमें अगर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक प्राइवेट बैंक की तरफ जाएं तो थोड़ा यहाँ पर मुनाफा वसूली जरूर बनती है अगर आपने लोअर लेवल पे बाय कर रखा है। और करंट लेवल पर तो बिल्कुल बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप कल के आरबीआई पॉलिसी को देखते हैं तो मुझे लगता है क्लोजिंग पे एट द मनी का कॉल और पुट बाय करना शायद ज्यादा समझदारी है, फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन स्पॉट वाले तो दूर रहे। तो आपके लिए राय यही कि आप बैंक से दूर रहें, बाजार से थोड़ा सा पुल बैक को बेचने के लिए इस्तेमाल करें।
और बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है अभी थोड़ी और गिरावट मार्केट में वापस गहराते हुए दिखाई पड़े। चले जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज कल जैसे कि टॉप गेनर नहीं थे, आज टॉप लूजर भी नहीं मिलेंगे आपको मार्केट में। टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, आइशर मोटर, यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज जो निफ्टी के गिरने वाले शेयर हैं उसमें ट्रेंट और हिंडाल्को दो ऐसे नाम हैं जहां पर आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पे जहां पर कुछ तेजी देखने को मिल रही है उसमें पीबी फिनटेक, बीएससी, केपीआईटी टेक, बायोकॉन, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरावट वाले नामों की अगर बात किया तो थोड़ा बहुत प्रेशर है आइडिया में, एस्ट्रल में, ओला इलेक्ट्रिक में और साथ साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप के बाद स्मॉल कैप साइड पे थोड़ी बहुत खरीदारी है आज 5 स्टार फाइनेंस में, केन्स टेक में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में और एम्बर एंटरप्राइजेज में, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में आज थोड़ा बहुत प्रेशर है डिलीवरी में, कैस्ट्रॉल में, गो डिजिट में और एजिस लॉजिस्टिक्स में, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, एक नाम जो पूरे स्पेस में आ रहा है, मतलब पूरा एक सेक्टर जो है वो है आईटी स्पेस। ये 2-3 दिन से लगातार टूट भी रहा है और बुरी तरह धराशायी हुआ है पिछले 4-5 दिनों में। अब आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? कोई नाम पिक कर पा रहे हो यहाँ पर और बिकवाली गहराएगी थोड़ी? देखिए, मुझे लगता है आईटी में तो आंख बंद करके आपको जो समझ में आ रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो में है, सबसे पहले तो उसको काट दीजिए। क्योंकि ये जो आज जो पुल बैक हरियाली देख करके आपको, वो जैसे होता है ना, क्या नाम है, जब बहुत लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो पहले चारा डालते हैं, ये चारा ही है। क्योंकि ये हरा चारा है जो कि आप अभी एडजस्ट कर पाएंगे। चाहे आप इस समय देखिए तो जो नौकरी यहाँ पर जो मुझे लग रहा है खास तौर से केपीआईटी, एचसीएल, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी, ये पुल बैक तो बहुत ही रिस्की है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इन सारे चार्ट्स को अगर आज आप चार्ट एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अब इस समय जो हम जिस समय अभी बात कर रहे हैं, जैसे एचसीएल का एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आप एचसीएल का चार्ट स्क्रीन पर लगा पाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर इसने पूरे के पूरे जो 1320 का डाउन बनाने के बाद वापस से गैप फिल करके अब इन लेवल्स पर गैप की पूरी फिलिंग कर चुका है। तो यानी कि अब वापस से 1420 एक रेजिस्टेंस है और इन लेवल से एक गिरावट का ट्रेंड बनेगा। वापस से 1340 और 1320 के लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि रिस्क पड़ने वाला है। तो इन लेवल्स पर आईटी कंपनीज में से आप जो आपको समझ में आता है, मैं टॉप दिग्गज नाम ले रहा हूं, चाहे आप एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, इनको अगर सिर्फ 3 दिन के लिए छोड़ के जाएंगे, ऐसे थर्सडे को मार्केट बंद है और मुझे लगता है अगर फ्राइडे को देखेंगे तो आपको वापस से 2-2.5% का गेन होगा सेल साइड से। बाय साइड से जाएंगे तो आपको 3%, 3.5% का लॉस हो सकता है। तो आपको एक रणनीति बताई गई है आईटी स्पेस में करना क्या है। अभी भी थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ी सी बिकवाली शायद यहां से आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर साहब से कुछ सवालों को लेकर, जहां पर अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर वो तरीका आएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए 9311121874 इसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप Money9 पर ईमेल आईडी यानी कि money9query@tv9.com पर भी मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक के जरिए भी, जहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ के सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अब पहला सवाल जो हमारे पास आया डॉक्टर साहब, वो आया है सनाउल्ला साहब की तरफ से। इनके पास 5000 शेयर हैं और करीब करीब 55 रुपए के दाम पर सुजलॉन के इन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। अभी इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए सुमित जी, सुजलॉन में कोई खास मूवमेंट तो दिखने वाला है नहीं, तो खरीद के रखे हुए हैं। 5000 शेयर हैं, आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। थोड़ा पुल बैक आता है तो निकल जाइए। 62 के ऊपर है नहीं, 48 से नीचे जाता नहीं है। तो एक बस खुशी है कि आप स्टॉक मार्केट पे बने हुए हैं, स्टॉक खरीद रखा है। लेकिन फिलहाल सुजलॉन का जो मोमेंटम था वो यहाँ पर अब आने वाले 2-3 महीने तक धीरे धीरे करके रिश्ता रहेगा। जैसे कि आपने अगर बॉटल में पानी भर के रखा हुआ, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा स्लिपेज और थोड़ा सा सुराग है। तो सर बेटर होगा इस स्टॉक को बेस्ट रेट कोशिश करिए। एक बार को वापस 58 के आसपास मिलते हैं तो निकल जाइए। नहीं होता तो 50 के नीचे जरूर एक बार निकलिए। वापस 42 आएगा फिर चढ़ जाइएगा। लेकिन पैसे का इस्तेमाल, पैसे की मोमेंटम को पैसे से ही फायदा उठाइए। ऐसे स्टॉक में मत फंसाइए जो कि आपको आगे कोई चाल देने वाला नहीं। तो आप यहां से निकलकर किसी और स्टॉक में चले जाइए, वो ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप सुजलॉन को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक नायर साहब का सवाल आया है। इनके पास इन्होंने 5 लाख रुपए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में लगाया था लंप सम में, और अब वो -18% हो गया है।
सो अब ये मतलब कंसर्न है इनके लिए कि हाँ ये क्या करें, अब सिचुएशन कैसे आप रीड कर रहे हो डॉक्टर साहब? देखिए, 18% का लॉस आपका खड़ा हुआ है। इसको आप 25% तक की तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद अगर कुछ ऐड ऑन करना होगा तो वहां पर कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको जिस निफ्टी 50 निफ्टी के आपने फंड पे लगाया है, तो मुझे लगता है कि वापस आपको रिकवरी तो दिखाई देगी, लेकिन अभी आपका जो डिप है वो 25% तक जाएगा। पैसा एक बार जा चुका है, फ्यूचर ट्रेड आपने किया नहीं है, तो इसको बार बार मत देखिए। आने वाले 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। और बहुत ज्यादा रिटर्न पॉजिटिव तो नहीं होंगे, लेकिन आपका लॉस का रिकवरी जरूर हो सकता है। और इस साल आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने के चांसेस कम है, सिर्फ लॉस की रिकवरी मिल जाए वह बहुत। तो बहुत सारे पॉजिटिव होने के तो चांसेस कम हैं डॉक्टर साहब के हिसाब से, लेकिन आप अगर अपना लॉस रिकवर आपका ज़रूर हो जाएगा, ये एक राय आपको दी गई है। सुशील जी पूछ रहे हैं कि टीसीएस, एलएनटी और ट्रेंट, इन तीनों में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करना ठीक रहेगा क्या? आपने ये नहीं बताया कि बाय करना है कि सेल करना बाय है, बाय बाय लेकिन बाय डॉक्टर साहब, बाय। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ सेल कर दीजिए, 3 दिन बाद ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। फिलहाल बाय नहीं बन। ओके, तो फिलहाल आप बाय मत करिए, ये एक राय आपको दी गई है, और 3 दिन बाद आपको फिर मौके शायद मिलेंगे यहाँ पे। ये डॉक्टर साहब, ये 3 दिन बाद क्या होने वाला है? ऐसा वो 9 तारीख का ट्रम्प का वो अनाउंसमेंट और टीसीएस के नंबर क्या होने वाला है वहां पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखा यही है सर। सुमित जी की खास बात कि आप अगर सिर्फ डेज बोलिए और सुमित जी उस दिन की डायरी को खोल कर रख देते हैं। यही सर, यही यही लिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। और अरे आप इसीलिए चीज के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ रहे हैं कि उस दिन वोलेटिलिटी और हो सकती है। और वोलेटिलिटी आजकल जो होती है ना, वो किसी फेवर में तो दिखाई नहीं दे रही है। तो आज रिलीफ रैली आ रही है, कल वापस से रिलीफ का कंबल वापस छीन लिया जाएगा और गर्मी बढ़ा दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से सावधान रहें। और बिल्कुल सही आपने कहा, सुमित जी को फॉलो करते रहिए। ये जल्दी कोशिश करते हैं आप लोगों को न्यूज भी बता देते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट में डर फैल रहा है, और उस डर पे निकलना है, बचना है, वो तो आप शो के माध्यम से जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं क्या ही बोलूं, एक तरफ आप मुझसे फॉलो करने के लिए कह रहे हो और खुद आप मुझसे भागे जा रहे हो। खैर, लेकिन ठीक है, अपनी नहीं अपनी नहीं बातें हैं। सुमित जी, भागने की कोई जरूरत है ही नहीं है। हम आपके पास हमेशा बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना ज्यादा आप स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं कि कोई भाग के अगर जाना भी चाहे आपसे, तो आपसे बच नहीं सकता। बेचारे को पॉजिटिव हो या निगेटिव, आपको तो सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं जब सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ और जैसे ही ऑन करता हूं, तो सबसे पहले आपकी रील आ रही होती है और वो बता रही होती है आज आपको क्या करना है। तो सर, ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं, इससे लोगों को फायदा मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग अगर शुरुआत अच्छी हो तो फिर इवनिंग भी अच्छी होती है। और आज भी मैंने जब देखा, तो आप जैसे कह रहे थे कि बड़ी गिरावट हो चुकी है, संकेत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुमित जी को इंडिविजुअली भी फॉलो करिए। और अगर सुमित जी ज्यादा बदमाशी करेंगे तो मैं इनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा, टेंशन मत नहीं, लीजिए। ऐसा मत करना। मतलब जो लोग नहीं जानते, डॉक्टर साहब और हमारा ऑफिस आमने सामने है, तो अक्सर करके कभी जब डॉक्टर साहब पे फुर्सत होती है, टाइम मिलता है इन्हें, तो ये हमारे साथ नीचे चाय पीने आ जाते हैं। तो कुछ ज्ञान तो ये हमें दे के जाते ही हैं, कुछ ज्ञान जो है हम इनसे अर्जित कर लेते हैं अदरवाइज भी। और बाकी बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं अदरवाइज। मतलब कोई इनकी सेल्स मीट हो या कोई इवेंट हो जिसके लिए आते हैं यहाँ पर, तब ये पकड़े जाते हैं, वरना ये पकड़े भी नहीं जाते किसी तरह से। और इन तक पहुँचने के लिए पहले 4 माले पे जाओ, फिर वहाँ पर सेक्रेटरी और गार्ड और रिसेप्शन और दुनिया भर की दीवारों को फांद कर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। सो बड़ी ही मुश्किल से पकड़ में आने वाली चीज़ है, लेकिन कभी कभी किस्मत हमारी अच्छी होती है तो ये पकड़ में आ भी जाते हैं। खैर, ये सब बहुत लंबी बातें, इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगला सवाल आया है अनंत राज के ऊपर। 100 शेयर है, 433 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये चला बहुत था पीछे, स्टोरी बहुत अच्छी बनी थी इसमें, अब क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल स्टोरी बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी स्टोरी अच्छी बनी थी, लेकिन अभी आजकल मोमेंटम लूज कर चुका है, लेकिन सभी लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इमीडिएटली यहाँ पर एग्जिट होइए, लेकिन थोड़ा सा 1-2 वीक के बाद आप चेक जरूर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते भी सुमित जी आपको अवेलेबल होंगे, हम भी अवेलेबल होंगे। तो अगर ये 400 के 20 के नीचे, अगर 420 के नीचे अगर ये क्लोज कर जाता है, तो रिस्क बढ़ेगा और 270 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं। अगर ट्रेंड रिवर्सल आया तो शायद आपको ये रिवर्स करके 470 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों केस में आपका अभी फायदा है, तो फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। नंबर बड़ा सही चुना डॉक्टर साहब, 420।
खैर 420 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन में बने रहें और उसके हिसाब से आप आगे रणनीति बनाइएगा। चलिए अब चलते हैं एक दर्शक से बातचीत करने। कपूरथला हमारे साथ मौजूद हैं अरविंदर सिंह साहब। सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब नमस्कार। क्या सवाल है आपका सिंह साहब? सर ओला इलेक्ट्रिक मेरे पास 60 रुपए से 1000 शेयर। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हो सिंह साहब? तो तो साल 6 महीने दे सकता हूँ, कैसी बात? तो ओला इलेक्ट्रिक कोई खास वजह चुनने के लिए सिंह साहब? नहीं सर, वो बस मैं यही ईवी सेक्टर के लिए मैंने चुना था। ओके ओके, इसके नंबर्स आपने देखे थे सिंह साहब? जी वैसे वो कंपनी लॉस में थी, मैं देखा था 16 ज्यादा हो गया इसलिए मैंने लिया था। ओके, तो हाँ, इसलिए मैंने लिया है। अभी आप कितना टाइम दे सकते हो इसे? अभी साल 6 महीने दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? इनके पास ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं, नंबर्स तो वीक ही हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं कई चीज़ों को लेके कंपनी से नेगेटिव रिलेटेड। आप क्या राय रखते हो इन पे? देखिए अरविंदर जी, मैं हमेशा राय देता हूं कि पेटीएम, अगर आप शेयर देखते हो तो पेटीएम करो लेकिन शेयर मत खरीदो। स्पाइस जेट पे आप फ्लाइट पे जाओ लेकिन शेयर मत खरीदो। हाँ जी हाँ जी। ओला इलेक्ट्रिक पे मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कहूँ, मतलब उसको तो ना तो गाड़ी उसकी खरीदी जा सकती है और ना मैं ये कहूंगा कि ये शेयर खरीदा जा सकता है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है और हाँ जी बेटर होगा कि आप रास्ता बदल लीजिए। और रास्ता बदलने के लिए आप यहाँ पर सर पोजीशन में मत चिंता मत करिए। 50 रुपए है ना, इसी जगह पे एक स्टॉक बताता हूँ, मॉर्फन लैब, वो चल रहा है इस समय 48 रुपए का। पूरी पोजीशन बदल लीजिए, ये 60 आए ना आए लेकिन मॉर्फन 75 जरूर आ जाएगा। और गलती से भी दोबारा ओला की तरफ मत देखिएगा, सबको बताइए खरीद डालो खरीद डालो, खुद कभी मत खरीदो। तो सिंह साहब, कोई भी तेजी मिले, आप लॉस जहां तक बियर कर पाए आप वहां से निकल जाएं और एक नया विकल्प आपको बताया डॉक्टर साहब ने, मॉर्फन लैब, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं, उसको आप एक बार को देख सकते हैं। कंपेरेटिवली प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का। इसके अलावा एक सवाल रीना परमार जी का है। इनके पास 450 रुपए के दाम पर वेदांता है और करीब करीब 540 रुपए के दाम पर एक्साइड है। इन दोनों में करना क्या चाहिए सिंह साहब, डॉक्टर साहब? एक साइड काट के वापस से वेदांता ही ले लीजिए, क्योंकि वेदांता आपको मुझे याद है कि सुमित जी हमेशा इसके बारे में बताते हैं और खासतौर से डिविडेंड का अगर कभी भी आपने सुमित जी का बाइट देखा होगा तो उस पर ये नाम सबसे पहले आता है। मुझे लगता है कि भले शेयर में थोड़ा करेक्शन आए लेकिन धीरे 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 आपको डिविडेंड से खुश करता रहता है, कभी कभी चाल बदल करके भी खुश करता रहता है। एक साइड में अभी एक्साइटमेंट थोड़ा कम है, तो यहां पर रास्ता बदलना, चाल बदलने में ज्यादा समझदारी है। आप चाहे तो आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जल्दी चलना है, आगे बढ़ना है, तो यहां पर पोजीशन चेंज करने में ज्यादा समझदारी है। तो अभी के केस में मैम आप एक बार को वेदांता को और ऐड कर सकते हो, लेकिन एक्साइड से एवरेज करना फिलहाल अभी एडवाइजेबल नहीं है। इसके अलावा एक सवाल आनंद वर्मा साहब का है, आपके एक बड़े प्रशंसक भी हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि पीसी ज्वेलर और हिंडाल्को, इन दोनों में क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? आप क्या राय रखते हो? सर हिंडाल्को में करनी चाहिए लेकिन सिर्फ 25%, और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा यहाँ पर अभी कंसोलिडेट करेगा। अगले आने वाले 15 दिनों तक यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अब गिरावट जो है वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आएगी। थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन अगर गिरा तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 25% ले लीजिए। मार्केट की अभी वोलेटिलिटी को देखकर थोड़ा एड ऑन और करेंगे। 60-70% की पोजीशन खड़ी करने के लिए इसके अलग अलग प्राइसेस लगभग 10 रुपए का वेरिएशन लेकर चलिए। लॉन्ग टर्म पर वापस से आपको अच्छे मोमेंटम दिखाई देंगे। और जहां तक आपने दूसरे शेयर की बात की, मैं सुनता नहीं हूं, मैं उसको देखता भी नहीं हूं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना उसको सुनिए ना देखिए। ज्वेलरी खरीदना है जाके डायरेक्ट ज्वेलरी खरीद लीजिए, पर पीसी का तो नाम भूल जाइए। तो आपको ज्वेलरी खरीद तो खरीद सकते हैं, लेकिन पीसी ज्वेलर्स को आप अभी अवॉइड करिए। दूसरा नाम जो है वहां पर आपको एक राय दी गई है, आप यहाँ खरीदिए, थोड़ा नीचे खरीदिए, वो एक बार को आप विकल्प के तौर पर जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा एक गणेश ठाकरे साहब का सवाल आया है। इनके पास सोनाटा सॉफ्टवेयर के 500 शेयर हैं 342 रुपए के। ये इस पे रुके रहें और एवरेज करें, क्या करें? देखिए वैसे तो मैं आईटी की सारी कंपनीज पर थोड़ा बेयरिश हूं, लेकिन टॉप दिग्गज कंपनीज पर ज्यादा बेयरिश हूं, और जो मिड कैप की कंपनीज है उसमें थोड़ा पुल बैक आ सकता है। सोनाटा की जगह पे जो मुझे समझ में आ रहा है
हालांकि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका शेयर प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप बजट आपका अलाउ करता है तो आप उसकी तरफ मूव कर जाए, लेकिन सोनाटा फिलहाल अभी मुझे लगता है 280 तक जा सकता है, जो कि लेवल्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा ज्यादा गिरावट है। तो सजेशन होगा कि एक बार एग्जिट करके दूसरा स्टॉक ले लें। और सबसे बड़ी बात है कि 300 चल रहा है, और अगर इस स्टॉक की रिकवरी के हिसाब से भी मैं देखूं तो मुझे लगता है 325 330 के पार पा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो एग्जिट होने की राय है। इसकी जगह दूसरा स्टॉक अगर आईटी सेक्टर में लेना है तो आप देखिए, लेकिन अगर आईटी से बाहर देखना है तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं, तो उन पे आप जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो अगर आप आईटी में ढूंढ रहे हैं तो केपीआईटी, बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारे नाम आपको ऑलरेडी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कुछ वो आगे ही बताएंगे। अभी जब हम उनके रॉकस्टार ढूंढेंगे तब वो हमें बताएंगे कौन सा स्टॉक उन्होंने चुना है। लेकिन अदरवाइज आप आईटी में अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो केपीआईटी का अच्छा नाम हो सकता है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस शक्ति दत्ता शुभांकर साहब के पास है, करीब करीब 534 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 250 शेयर है। आप क्या राय रखते हो उस पर? देखिए, श्रीराम फाइनेंस और चोला फाइनेंस, ये सारी स्टॉक्स थोड़ा सा फाइनेंस के अभी चूंकि मार्केट चूंकि घिरी हुई है इसलिए थोड़ा सा आपको और करेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैसे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो अच्छे दिखाई देते हैं। तो कभी भी हो तो मुझे लगता है कि इनको ऐड ऑन करने में ज्यादा समझदारी है। इस समय अभी के हिसाब से ज्यादा ऐड मत करिए, इसलिए अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, 1-2 वीक के बाद फिर से चेक कर लेंगे कि क्या सिचुएशन है। फिलहाल अभी सिचुएशन थोड़ी वीक ही रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे मैं कहूं कि आप निकल जाइए, तो होल्ड कर लीजिए, 1-2 वीक के बाद वापस चेक लीजिए। एक और चीज, आर्ट्स ऑफ द किंग हैंडल से एक सवाल आया है एनटीपीसी को लेकर। 370 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीद रखा है एनटीपीसी, और डॉक्टर रेड्डीज 1217 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। इन दोनों को आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, एनटीपीसी तो अच्छा स्टॉक है, बल्कि इनफैक्ट अभी डिप जो आया था वो एक अच्छा मौका दे रहा था, जो 327 और 320 रुपए के पास गया। इन लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 345 345 पे यहां पर ऐड कर सकते हैं, और इस स्टॉक में आपको रिस्क काफी कम है। तो फिलहाल इसको ऐड करने की सलाह होगी और होल्ड करने की सलाह होगी। 380 तक के आंकड़े फिर से छूते हुए नजर आएंगे। दूसरा, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, देखिए डॉक्टर रेड्डी वैसे तो कोई बुराई नहीं है, आगे स्टॉक अच्छा चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा दूसरे चैनल में फंसा हुआ है, यानी कि इस वक्त अभी डाउनवर्ड चैनल पे फंसा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको पेन जरूर रह सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा स्टॉक है। जल्दी आपको वापस से जो आपके लेवल्स हैं वो मिलेंगे। तो थोड़ा इसमें भी अगर एवरेज करना है तो 1100 के आसपास की एवरेज कर लीजिए, 10-12 रुपए ही दूर है, उन लेवल्स पर अगर लेते हैं तो ठीक है। तो 1100 रुपए के आसपास कहीं रेड्डीज आपको मिले तो एक बार को आप वहां पर ऐड जरूर कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हेमंत हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हेमंत जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पे ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के 30 शेयर हैं 1217 के रेट पर, तो शुड आई होल्ड इट और लाइक आई मीन कितने टाइम तक मैं उसे रख सकता हूँ? ओके, और वैसे आपने खुद क्या नजरिया रखा है अपने लिए? मीन लाइक 2 साल मैंने कर रखा है, इतना सोच रखा है 2 साल तक तो रख सकता हूँ। ओके, तो डॉक्टर साहब, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 1217 रुपए के दाम पे खरीदारी है, तो अभी क्या करें? ये नजरिया वैसे ठीक ठाक है इनके पास, फर्दर ऐड करें, वेट करें? देखिए, ऐड तो बिल्कुल नहीं बनता, और ऐड बनता है जाकर 1050 और 1080 की रेंज में। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि चल तो 1170-80 के पास रहा है, 100 रुपए ऑलरेडी आपके नीचे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐड मत करिए, लेकिन हाँ, जो आपके 2 साल का विजन बताया उसके हिसाब से मौका भी मत छोड़िएगा। 1080 के आसपास आता है, किसी की मत सुनिएगा। 30 शेयर आपने पहले ले रखे हैं, 15 शेयर वहां पर जरूर लीजिएगा, जिससे आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा, राइट पॉइंट पर होगा, और स्टॉक थोड़ा धीरे धीरे करके रिकवर करेगा। तो फिलहाल बने रहिए। तो अभी आप बने रहिए, 1080 1050 के इर्द गिर्द कहीं मिले आप वहां पर फर्दर ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी भी आपको बता दी डॉक्टर साहब ने, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति वहां पर बनाइएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे स्वाति जैन जी का। इन्होंने 320 शेयर खरीद रखे हैं 152 रुपए के दाम पे, ऊपर के लेवल पे खरीदारी है इनकी। डॉक्टर साहब क्या किया जाए? देखिए, क्या होता है, कुछ स्टॉक्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपको, और वैसा होता है कि उसमें हम लोग ना निगेटिव नहीं सुन पाते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं पेटीएम के साथ बहुत लोगों ने सेंटीमेंट लगाया, सेम वैसा ही सेंटीमेंट आपको आईआरसीटीसी में भी देखने को मिला। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती है, एलआईसी भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है,
मुझे ऐसा लगता है बजाज भी शायद इसी झोंके पे है, लेकिन फिलहाल बजाज का अभी कोई बहुत अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा। तो ये आपके सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। सजेशन यही होगा कि एग्जिट कर लें, लेकिन मुझे लगता है आप एग्जिट करेंगी नहीं, तो होल्ड करिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक आध महीने के बाद जब आपका मन बन जाए तब बताइएगा, तो आपको दूसरा स्टॉक बताएंगे कि वहां पर आप एग्जिट करिएगा। फिलहाल अभी होल्ड करके रख लीजिए। तो फिलहाल तो आप बने रहिए, लेकिन एक एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 70 रुपए के आसपास का आईपीओ आया था, 140 के आसपास शेयर पहुंच गया शुरुआती में ही, और वहां से शेयर टूटता हुआ नीचे आया। फेयर वैल्यू कंपनी के मालिक ही 100 रुपए के आसपास आइडेंटिफाई कर रहे थे, जो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में बोला भी था, और उसके बाद से शेयर एक रेंज में ही है। सो अभी नया आईपीओ है, थोड़ा समय तो लगाएगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल लेना। इसके अलावा एक सवाल आया है एनबीसीसी को लेकर और एनएचपीसी को लेकर, सोनी कुमारी जी का। इनके पास 100 रुपए के दाम पे एनबीसीसी है और 100 रुपए के दाम पे ये एनएचपीसी है, क्या और एक्यूमुलेट करें इन्हें? एनएचपीसी आप ऐड करिएगा, या 80 रुपीज या 78 रुपीज या 75 रुपीज मैक्सिमम। अभी चल रहा है 82 रुपीज, तो फिलहाल थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहे तो कर ले, लेकिन इस मोमेंटम में ये 88 रुपए और 90 रुपए के पास आके थक जाएगा। तो अगर ऐड करने के, तो कई बार मैंने मौके आप लोगों को बताए हैं, रेट अगर याद हो तो 72 75 थे, लेकिन अब एवरेज धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है। तो 80 78 ध्यान में रखिए, जब मिल जाएगा तो ले लीजिए, नहीं मिलता तो होल्ड करके रखिए। स्टॉक अच्छा है, अभी अच्छा खासा बोनस भी मिला था, डिविडेंड भी देता रहता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। और दूसरा भी स्टॉक आपका अच्छा है, तो मुझे लगता है यहां पर आप इन दोनों स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए। और मुझे ऐसा लगता है सुमित जी तो सांस भी नहीं लेने वाले, रैपिड फायर राउंड फेंक फेंक रखा है इन्होंने। देखो डॉक्टर साहब, आप हाथ में तो आते नहीं हो, जिस दिन आप हाथ आए हो उस दिन तो अच्छे से आपको सवाल पूछ लूं। पब्लिक मुझे नहीं छोड़ती तो मैं आपको कैसे छोड़ दूं? मेरे पास ही सवालों की झड़ी लगी हुई है, तो जो जितने जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊंगा उतने ज़्यादा मैं कवर कर पाऊंगा। वैसे ही आप दोबारा हाथ एक हफ्ते बाद आने वाले हो, और अगले हफ्ते वैसे ही कहीं छुट्टी उट्टी पड़ गई तो आप आगे पीछे हो जाओगे। इसलिए ज़रा जब जो चीज़ मिले उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। खैर, लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, सुमित जी को सवाल पूछ पूछ करके लोगों ने वाकई नींबू बना दिया है, देखते जाइए आप। अभी दोनों साइड से निचोड़ा जा रहा है सर, क्या ही बोलूं मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और सवाल भी आए हैं। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि कोई आईटी स्टॉक जो आपको पसंद हो। आपने सारे आईटी स्टॉक पे वैसे तो नेगेटिव बेट किया, लेकिन कोई ऐसा नाम जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके डालना चाह रहे हो? सर स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा महंगा लगता है, क्योंकि रिटेलर की जब बात करते हैं तो मुझे ज्यादातर स्टॉक्स ना 50 100 200 और मैक्सिमम जाता हूं तो 500 तक जाता हूं। लेकिन जो स्टॉक पसंद है वो 13,000 का है, और वो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा है। तो मुझे आईटी स्टॉक्स में अगर मैं जाता हूं तो मुझे डिक्सन बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि उसकी अच्छी वैल्यू है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें या शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें, वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलती है, लेकिन उसके 17,000 18,000 के भाव जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डिक्सन टेक एक नाम है जिसके ऊपर आप अदरवाइज नजर बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है आयरेडा के ऊपर भी। 181 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और साथ साथ टाटा स्टील 148 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए रेडा तो अभी आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि सुमित भाई आप और हम चाहे कितना कह लें, कोई काटने वाला है नहीं इसको। और जब हम कहते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी कुछ दिन पहले ही 180 के आसपास आया था, तो कहा था कि जिन लोगों ने पहले लिया हो या निकलने का मौका मिल रहा हो एग्जिट कर लीजिए। निकलते नहीं है, दूसरी बार पूछने लगते हैं कब दोबारा खरीदें। 142 से नीचे पहले खरीदारी बनती नहीं है, तो फिलहाल आप होल्ड करके रखिए। 142 आता तो थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाएगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि अब इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं से ओवर होती जा रही है। और अब शायद मेरे ख्याल से कुछ करिश्मा करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा, जिससे कि स्टॉक को एटलीस्ट उस स्ट्रीम लाइन पर लेकर आए जहां पर लोग फंसे हों। ओके, और दूसरा जो इनका नाम था उसको लेकर आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब? इन्होंने टाटा स्टील में सवाल पूछा था। जी, मैं उसी पे आने वाला था। टाटा स्टील देखिए, ये जो अभी डिप आया है ये काफी अट्रैक्टिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी टाटा स्टील कभी भी 120 मिले तो बिल्कुल मत छोड़िए, 130 से शुरू हो जाइए एंट्री करना। और अभी तो आज पुल बैक आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है, 1-2 दिन वेट करते हैं, दोबारा फिर से नीचे एंट्री का मौका मिलेगा। जहां तक टारगेट की बात है, लॉन्ग टर्म पर अगर देखते हैं तो 200 का टारगेट, और शॉर्ट टर्म पे देखते हैं तो 175 के टारगेट फिर से अचीव होते हुए नजर आएंगे। घबराने का कोई दिक्कत ही नहीं है, 110 या 100 के नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। ओके, तो 110 या 100 के आसपास जाने के चांसेस काफी कम है। सो टाटा स्टील एक बेहतर विकल्प आपको दिखाई पड़ रहा है। सोमबीर भोरिया जी का एक सवाल है सरला पॉली को लेकर। 99 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और दूसरा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक,
इसको लेकर भी इनका एक सवाल है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? सुमित जी, लगता है ऐसे सवाल जब सुनते हैं तो लगता है चुप ही रहना ज्यादा अच्छा है और चुपचाप किनारे निकल लेना ज्यादा अच्छा। मतलब ये कि एग्जिट कर लो भैया, ऐसे तैसे स्टॉक मत बाय किया करो। और अगर बाय करने के लिए तो सुमित जी रात दिन आपको बोलते रहते हैं कि अच्छे स्टॉक्स लीजिए। दूसरी तरफ कई इनके प्रोग्राम्स हैं जिसपे बोलते हैं। साथ ही सुमित जी की खास बात तो ये भी है कि सुमित जी अपने भी वीडियोस ऐसे शॉर्ट्स पे बहुत डालते हैं। तो देखो सर, अच्छे अच्छे स्टॉक्स की चर्चा होती है, क्या फालतू के स्टॉक्स ले रखे हैं। मतलब डॉक्टर साहब आज क्या सोच रहे हो? आज सेबी में जाके ले जाके ही मानोगे क्या सीधे के सीधे मुझे यहाँ से सीधे वहीं जाऊंगा क्या मैं? सर ऐसा एक एंकर आदमी क्या ही कर सकता है? वो गेस्ट से सुनता है और आगे लोगों को बताता है, बस यही काम हमारा है। इतनी ही जानकारी आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा बहुत जानकारी है, नहीं सुमित जी, मैंने वहां पर बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करी। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप बाय सेल दीजिए। मैं सिंपल एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप कोई स्टॉक बताते हैं या जब इस स्टॉक के बारे में होता है तो आप उसके फंडामेंटल बता रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री बता रहे होते हैं, जो मैंने आपके प्रोग्राम्स में भी देखा है। तो मेरा ये कहना है कि भैया वो फंडामेंटल हिस्ट्री जो आपने अभी स्टॉक लिए उनकी एक बार भी खुद भी जाके देख लो। देखोगे तो परचेज नहीं करोगे। तो बेटर है कि अगर खुद नहीं कर रहे हो तो दूसरे को सुन ले। अब होता क्या है आजकल ना, लोग जो है, देखिए अब यूट्यूब है फ्री, सुमित भाई समझिए। तो यहां पर ना फ्री की एडवाइस मिलती है तो लोगों को मजा नहीं आता। लेकिन 400 रुपए का चैनल दे करके लोग सोचते हैं मैं 4 लाख रुपए आज ही कमाऊंगा। तो कोशिश जो है वो मैं समझता हूँ ये सब किस जो इस तरीके के स्टॉक्स आते हैं टीवी चैनल पे, कौन से चैनल से ऐसे घूम घूम के स्टॉक आते रहते हैं, मैं उसका नाम ना ही लूं तो ज्यादा अच्छा। लेकिन समझाने की बात यही है कि अच्छे से पहले उसकी न्यूज भी पढ़ लीजिए, उसके फंडामेंटल भी देख लीजिए। बहुत कुछ दूर नहीं है आजकल इंटरनेट की दुनिया में। ये बात तो है। वैसे ये अगर आप इसको सरल भाषा में समझना चाह रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आप असेट खरीदते हैं, फ्रिज टीवी से लेके प्लॉट तक, आप उसके बारे में पहले देख परख के ही उसे खरीदते हैं। तो शेयर के साथ ऐसी सौतेला व्यवहार क्यों ही करना? उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ही है, कुछ सीखेंगे या कुछ कमाएंगे, एक ही चीज़ होगी दोनों में से। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। प्रदीप साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर को भी मेरा नमस्कार सर। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आपको पूरी तरह से? बताइए प्रदीप जी। सर आपके सवालों की जड़ी में एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। मेरे पास टाटा पावर के 420 रुपए के रेट पे 130 शेयर है सर। हाँ। और मैंने अप्रोक्सीमेट 6 से 7 महीने मेरे को परचेज करे हुए हो गया और ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, तो डॉक्टर साहब एक ये 420 नंबर छोड़ नहीं रहा है आपको। 130 शेयर खरीद रखे हैं उन्होंने 420 रुपए के दाम पे। अब यहाँ क्या राय दोगे आप? देखिए 420 की कड़ी को तोड़ते हैं और इनका एवरेज प्राइस नीचे लेके आते हैं तो सर आपके जो शेयर खरीदे ना 363 रुपए चल रहा है और अब 350 रुपए का मौका मत छोड़िएगा। इनफैक्ट 63 भी मत छोड़िए सर, ले ही लीजिए। आपको वापस से 400 के आसपास के लेवल तो बहुत आसानी से दिखेंगे। और आपने बहुत अच्छा कहा, लॉन्ग टर्म पर सर 580 का टारगेट ये स्टॉक दिखाएगा। बेहतरीन स्टॉक आपने बाय किया है। जितने हम कचड़े स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, ये स्टॉक का नाम लेके आपने वैसे ही खुश कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि सुमित भाई, जब भी चर्चा होती तो मैं इसको टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, इन तीनों को एक साथ रिकमेंडेशन के लिए रखता हूं और ये समझता हूं कि इनमें बास्केट बनाकर रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है सर बिल्कुल सही है। थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी जैसा डालेंगे तो आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे, लंबी रेस का आप पैसा बना पाएंगे। और लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखेंगे तो ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनएचपीसी को बास्केट में रखें, लंबा रखें, लंबा प्रॉफिट लें। तो ये तो इनफैक्ट मुझे भी याद हो गए, जब से डॉक्टर साहब के साथ मैं शो कर रहा हूँ ये 3 नाम तो वो हमेशा लेते हैं, टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनएचपीसी, जिनको आप अपने पावर बास्केट में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप इनके साथ जा सकते हैं। इनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। ये वैसे भी लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है, लार्जेस्ट ग्रिड मैन्युफैक्चरर है और एनएचपीसी लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी है। तो तीनों ही दिग्गज हैं अपने अपने क्षेत्र की, तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। एक हुडको के ऊपर सवाल आया है श्री ओम दलाल साहब का, क्या नई एंट्री की जा सकती है, ये सवाल है इनका। देखिए नए तो अपनी जगह है, पुरानों को भी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी शायद मेरे ख्याल से 203 204 रुपए के पास चल रहा होगा, ये चूंकि गैप फिल किया है। आपने देखा होगा 202 से गिरावट के साथ 187 का डिप लगा था, कल मुझे याद आ रहा है, चार्ट देख रहा था, और आज उस गैप को फिल कर चुका। तो मैं अभी यहां पर एंट्री नहीं करूंगा, लेकिन 190 और
95 के आसपास आता है तो पार्शियल एंट्री बनती है। करंट लेवल पर अभी थोड़ा वेट कर लें, स्टॉप लॉस 185 का लगाकर चलेंगे। लॉन्ग टर्म पर 220, 218, 230 के आंकड़े बहुत आसानी से छूते हुए नजर आएंगे। तो एवरेज बनता है लेकिन कंडीशनल बेसिस पे। तो एवरेज तो बनता है लेकिन कंडीशनल बेसिस पे आप यहां पर एवरेज करिएगा। ताबिश महमूद साहब ने आपकी बात सुन ली शायद। टाटा पावर तो उनको पसंद आ ही रहा है, लेकिन इंडस टावर और सीजी पावर, इन दोनों को भी क्या लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, 10 साल के लिए? सीजी पावर को जरूर ले सकते हैं, उसको अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा आपको ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन इंडस टावर इन लेवल्स पर अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। तो इंडस टावर को में आप थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन सीजी पावर के अंदर आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, रुचिता तिवारी जी का, इनके पास सारे लार्ज कैप स्टॉक है, LNT, SBI, रिलायंस, टाटा पावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सिप्ला, रेड्डीज, कोल इंडिया, मतलब ऑल द हुज हु, जितने भी सब सेक्टर के बड़े नाम है वो सब इनके पास है। इनके पोर्टफोलियो का 70% हिस्सा है, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 5-10% नीचे आया है। क्या ये और एक्यूमुलेट करते रहें? इनको गिरावट में कोई फॉल नहीं है, कोई इनको समय अवधि की दिक्कत नहीं है, क्या इस तरह के शेयरों के साथ बने रहें? देखिए, लार्ज कैप के अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं और आपका सिर्फ लॉस 10% है, तो इसका मतलब है आपकी एंट्री जो है वो अभी रिसेंट डेज की होगी, और कुछ बहुत स्टॉक हो सकता है आपने पहले खरीदे हो। बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। और चूंकि आपने बताया कि अभी 7-8% का लॉस है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एंट्री अभी, एक्स्ट्रा एंट्री अभी ना करें, और मार्केट पे आप निफ्टी को यहाँ पर फोकस करें। निफ्टी के 2 लेवल्स का ध्यान रखें। पहला, अभी आज आपने इस समय 22,600 का लेवल आप निफ्टी में देख रहे हैं, अवॉइड रखिए, इस समय एंट्री नहीं बनती। पहली एंट्री बनती 22,000 पे, दूसरी एंट्री बनेगी 21,500 पे। मतलब यह है कि आने वाले टाइम पे ये लेवल्स आएंगे फिर से, इसलिए आज की रैली पे आप स्ट्रैटेजी पे ठीक है, लेकिन पैनिक मत होइए। पोजीशन को कैसे इंक्रीज ऐड करना है, सपोज करिए कि आपने अभी ये पूरा फंड यहां पर लगा रखा है, और जब 22,000 का रेट आएगा तो जो शेयर आपने अभी बताए हैं उन शेयरों की जस्ट 50% क्वांटिटी खरीदेगा, यानी 100 शेयर खरीदे तो 50 और खरीद लीजिए। दूसरा जो एंट्री है वो 21,500 पे रखिए, वहां पर आपको 30 शेयर और खरीदने हैं। तो टोटल मिलाकर आप 100 शेयर के अगेंस्ट में 80 शेयर आप टोटल और खरीदेंगे, यानी 180 शेयर की बास्केट एक बन जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो आपको लेवल्स बेस्ट लेवल होंगे ईयर के हिसाब से, एंट्री के हिसाब से, और आप बिलीव रखिएगा आपको बीट भी कोई नहीं कर पाएगा रिटर्न के मामले में। तो रिटर्न से अगर आपको मतलब बाजार की गिरावट में अपने रिटर्न को बाजार की गिरावट से बीट करना है, तो उसका एक शॉर्टकट आपको डॉक्टर साहब ने अभी 2 मिनट के अंदर समझा दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मयंक चौधरी साहब मौजूद हैं गाजियाबाद से। चौधरी साहब नमस्कार। सुमित जी, रवि जी, गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर डूइंग फाइन। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, और आपकी आवाज सुन के और बेहतर होगा हम दोनों। पूछिए अपना सवाल। थैंक यू सर। रवि जी, मेरे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के 854 के रेट से 1000 क्वांटिटीज हैं, और मेरा नजरिया अराउंड 3 to 5 years का है सर। सो कैन आई मतलब जैसे ऐड कर सकता हूँ बार बार में, या अभी मैं होल्ड करूँ सर? तो डॉक्टर साहब, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये पीछे बहुत चला था, बढ़िया 1000 शेयर इनके पास है 854 रुपए के दाम पर, और एवरेज करा जा सकता है, या अभी वेट करें, या क्या करें इसमें? सर थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर एवरेज करना भी है तो इन प्राइसेस पे अगर स्टेबल रहता है तो चलिए। अब आपने जब पूछा है तो आपको एक और स्ट्रैटेजी भी बता देता हूं। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके इसी स्टॉक का। आज का जैसे प्राइस है 865 रुपए। अगर ये 3 दिन 865 के ऊपर बंद हो जाता है, सपोज करिए कल 866 का क्लोजिंग हो गया, अगले दिन 866 भी रहा, और अगले दिन फिर 866, यानी 65 से ऊपर 1 रुपया भी बंद हो रहा है, तो आप एवरेज कर लीजिए। और अगर 3 दिनों तक ये ट्रेंड फॉलो नहीं करता है तो वेट करिएगा, अगली एंट्री बनेगी इसकी 725 रुपए के पास। अब आप सोच रहे हो मैं बहुत लेवल नीचे दे रहा हूं, लेकिन ये 3 दिन वाला फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे तो आपको एंट्री वहीं पर जाकर मिलेगी। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, और आपने चूंकि लंबा विजन, अगर आप 3 साल भी बोलते सर 10 साल तो बहुत बड़ा है, तो भी मैं कहता होल्ड करके रखिए। तो मुझे लगता है इस स्ट्रैटेजी के साथ आप एवरेज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो चौधरी साहब, आपको एक रणनीति बताई गई है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं, और वो आपके लिए शायद फ्रूटिफाई होते हुए दिखाई पड़े, तो आप उसको एटलीस्ट फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है रूट मोबाइल को लेके, प्रियांशु यादव साहब का। 1073 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करना चाहिए?
देखिए रूट मोबाइल, मुझे यहाँ पर जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं उस पर तो मुझे लगता नहीं कि बहुत प्रॉमिसिंग यहाँ से आपको मोमेंटम मिलेगा। एग्जिट होने की बिल्कुल क्लियर कट राय है, नहीं तो जल्दी हम 700 के आंकड़े छूते हुए नजर आएंगे। अब आप कह रहे होंगे 916 रुपए का स्टॉक 700 के आंकड़े कैसे छुएगा? वो छुएगा सर, देखते रहिए। तो भैया आप डॉक्टर साहब ने बोल दिया है तो छू ही जाएगा, उनका वचन वैसे ही शासन है जिसको हम मानकर चलते भी हैं, तो इसलिए आप रूट मोबाइल के ऊपर अदरवाइज भी नज़र बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है दुबई से। डॉक्टर साहब प्रिया जी पूछ रही हैं कि नाल्को इन्होंने खरीद रखा है 233 रुपए के दाम पर, और इंडो फार्म इक्विपमेंट, ये शायद एसएमई में पहले ये कंपनी हुआ करती थी या शायद मेन में आई है अभी अभी। आप क्या राय रखते हो इन दोनों को लेकर, नाल्को में और इंडो फार्म इक्विपमेंट में? देखिए फिलहाल तो दोनों में आपका नाल्को जो स्टॉक है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपने देखी है, ट्रम्प टैरिफ की इम्पैक्ट रहा है, लेकिन बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर होल्ड करके रखना चाहिए। और जहां तक दूसरी स्टॉक की बात करें, उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा रुकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर बहुत ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो 1-2 वीक के बाद, क्योंकि ये तो शोज आपके कंटिन्यू आते रहते हैं, तो अगले 1-2 हफ्ते के बाद वापस रीचेक करिएगा। करंट लेवल थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो या तो एग्जिट करेंगे या फिर नया बाय करेंगे या क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, वो डिसीजन 1-2 हफ्ते बाद ही लिया जा सकता है। करंट लेवल पर अभी होल्ड करके रखिए। तो फिलहाल तो आप बने रहें, वो एक राय आपको दी गई है स्टॉक के संदर्भ में, लेकिन आप नंबर्स के ऊपर या बाकी डिटेल्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। इसके अलावा एक कृष्ण कुमार सिंह साहब का सवाल आया है बजाज हिंदुस्तान को लेकर। करीब 29 रुपए के दाम पर इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? इनफैक्ट यही नहीं, पूरा चीनी शेयर सेगमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा पड़ा है, वहां क्या किया जाए? सर फिर से एक ऐसी इंडस्ट्री आ गई है जिसको मैं सिर्फ बजट के टाइम पे देखता हूं, और उम्मीद करता हूं कि सरकार कुछ अनाउंसमेंट करेगी जिससे चीनी थोड़ी सी चाटने लायक हो जाएगी। और इस समय अभी चीनी अगर खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, बीपी उसके साथ में फ्री गिफ्ट में मिलेगा। मतलब ये है कि पूरे शुगर इंडस्ट्री में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, और ये सिस्टम आपको जो मई तक देखने को मिल सकता है। बाय नहीं करिए सर, और वैसे भी बहुत इस समय प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, एग्जिट कर लीजिए। छोटा स्टॉक देख करके क्यों बार बार कूदना, ऐसे बार बार जाएंगे तो फंसते रहेंगे। बार बार 1 किलो चीनी खरीदने गए तो 2 किलो चीनी के पैसे दे के चले आएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो अवॉइड रखिए। ये डॉक्टर साहब वैसे निजी राय है इनकी, ये खुद भी चीनी नहीं खाते। आप कभी चाय पीने जाएंगे तो ये चीनी उठाते नहीं हाथ में, सो ये वैसे ही चीनी से दूर रहते हैं। इनको ये बात सही है कि बजट के टाइम पे याद आती है चीनी, खाने के टाइम पर भी और अदरवाइज भी, सेक्टर वाइज भी, तो ये वैसे भी चीनी से दूर ही रहते हैं। तो इनकी डिस्क्लेमर भी आप मान के चल सकते हैं कि चीनी ये आमतौर पर यूज़ ही नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके अलावा अब एक सवाल आया है फिनोलेक्स केबल को लेकर, आशिफ पटेल साहब का। 929 रुपये के 929 शेयर हैं, नहीं 929 रुपये के दाम पर इनके पास 119 शेयर है, करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? देखिए करंट लेवल चल रहा है 878, और मुझे लगता है वापस पुल बैक में आ जाएगा 980। सर क्या चिंता है, सही स्टॉक खरीदा है, बहुत ज्यादा कुछ वीकनेस नहीं है। वापस से अगर एवरेज करना चाहते हैं तो जो ये 845 850 का मौका दोबारा मिले तो खरीद लीजिएगा, और बने रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक वापस से रिवर्स कर जाएगा। तो ये वापस से रिवर्स कर जाएगा स्टॉक, तो ऐसी घबराने वाली चीज़ इसमें नहीं है। वैसे भी कंपनी अच्छी है, केबल सेक्टर भी अच्छा है और कंपनी भी अच्छी है, तो आप उसको अदरवाइज भी देख सकते हैं। पुणे चलते हैं, वहाँ पे भगत चंद्रकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भगत जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार भगत जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल, सर मेरे पास ना IRFC की 4000 क्वांटिटी है, 140 रुपए की रेट सर। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हो? सर समय का तो ऐसे मैं 2-3 साल कोई इतना इमरजेंसी नहीं है, मतलब रखना चाहता हूँ उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सर। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? IRFC इनके पास है, 140 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 4000 शेयर है। एक बड़ी ड्रीम रन इसने पिछले तेजी में दिखाई थी, अब क्या किया जाए? देखिए मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, और स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन मौका यहाँ पर खरीदने का भी है। 120 124 के आसपास के जो लेवल हैं, इसमें बेस्ट लेवल जो एंट्री के हैं वो है 118 से 120 के बीच में। तो मुझे लगता है वहां पर ऐड कर लीजिए, और 3 साल का टारगेट रखिए, नहीं रखिए सर, लेकिन 175 का ये आंकड़ा जल्द छूता हुआ नजर आएगा। जल्द का मतलब है कि 6-8 महीने का समय ही लगेगा आपके हिसाब से, लेकिन
उन लेवल्स पर आता है तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज का समय वो समय नहीं रहेगा कि आप स्टॉक रख के भूल जाइए। आपको डे टू डे एक्टिविटी पे देखना भी पड़ेगा, और सही टाइम पे अगर उतरे नहीं तो वापस उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे, यानी कि गोल चक्कर काट के दुनिया गोल है और स्टॉक भी गोल होके वहीं या फिर उससे नीचे आपको दूसरी जगह पे छोड़ आएगा, जहां से आपको ज्यादा पैसे खर्च करके रिकवरी करनी पड़ेगी। तो मतलब यही है कि अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 175 पे आता है तो एक बार चेक जरूर मारिए। तो अगर 175 के आसपास आए तो आप दोबारा एक बार इसमें से एग्जिट करके फिर आप दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। मतलब ये मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करने वाला है, मौके देता रहेगा आपको, तो उस हिसाब से आप इसमें कामकाज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अब जो हमारे पास अगला सवाल आया वो है मोबीक्विक को लेकर। अमोल पारिक साहब का सवाल है, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? देखिए, फिलहाल वैसे स्टॉक में तो कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट इनकी करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन बना रहता है। पोजीशन अभी होल्ड करके रखिए, स्टॉप लॉस 250 का रखिए। टूटता है तो एक बार रिव्यू जरूर लीजिएगा, सुमित जी को वापस तंग करिएगा, क्योंकि अगर अब 250 टूटा तो इसमें रिस्क बढ़ेगा, तब तो 200 के आंकड़े के नीचे भी जा सकता है। तो 200 के नीचे भी जा सकता है, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है राजन पांडे साहब का। डॉक्टर साहब, इन्होंने स्वान एनर्जी के शेयर ले रखे हैं, फंस गए हैं थोड़ा सा, 38% के आसपास का लॉस है इन्हें। अब ये आपकी एडवाइस मांग रहे हैं ताकि थोड़ी कृपा हो, तो कृपा बरसाइए आप इन पर, क्या किया जाए? देखिए, कई बार जो है ना वो एनर्जी के चक्कर में, ग्रीन के चक्कर में लोग स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते हैं। सर, आपने ऐसा फंसा कर रखा है कि इस स्टॉक में, ये भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा कुछ रिकवरी के संकेत नहीं, लेकिन हाँ 370 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर 370 टूटता है तो वापस से सर एक बार पूछ लीजिएगा, और अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन 370 एक यहाँ पर लेवल नोट कर लीजिए। उस लेवल के नीचे जाता है तो एक बार फिर से आप सवाल पूछिएगा, और अगर पुल बैक आता है तो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है आपको 535 540 के लेवल फिर से देखने को मिले, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो लेवल यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। तो फिलहाल बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वो है 370। उसको अगर वो ब्रीच करके बंद हो जाता है तो एक बार को आप फिर यहां से निकल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज के अंदर बने रहिए। बहुत पास का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर पुल बैक मिल जाता है तो आपको शायद भाव भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड के अक्षय जी के पास शेयर है 4,700 रुपए के दाम पर। इन्हें करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? ये पिछले 2 दिनों में तो बुरी तरह टूटा है। लेकिन मुझे लगता है कि सुमित जी, अगर आपके इसको फॉलो कर रहे होते तो शायद पहले ही निकल गए होते और इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन आज मोमेंटम अप में है, और अभी ये हो सकता है कि आपको कल भी थोड़ी तेजी दिखाए, लेकिन 5400 के आसपास आता है तो एक बार वापस से रीचेक करिए, क्योंकि उन लेवल्स के बाद शायद वापस गिरावट की ट्रेंड में रहेगा। और लेवल्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही बात सुमित जी कहता हूं कि अब वो समय नहीं रह गया कि जब आप स्टॉक खरीद लेते थे, छोड़ देते थे, और फिर आपको एफडी के तरीके से बड़ा बढ़िया सा रिटर्न मिलता था, मल्टी बैगर बन जाता था। आजकल ढूंढने जाइए तो पता चलता है वो बास्केट में ही नहीं रह पाता स्टॉक। तो इस तरीके के ट्रेंड अप हो चुके हैं, मोमेंटम काफी फास्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको डे टू डे एक्टिविटी में ट्रैक रखना चाहिए, और वैसे भी आजकल आसान भी हो गया है। सुमित जी लाइव अवेलेबल होते हैं, आपको हर दिन 1 से 2 के बीच में मिलते हैं। तो अब ये नहीं है कि अब एक नहीं मिले तो अब 2-4 महीने बाद कहीं चेक करेंगे। तो शेयर रोज देख रहे हैं तो देखते रहिए और रीचेक लेते रहिए। एक चीज और डॉक्टर साहब, ये कल और हाल फिलहाल में ये पूरा टाटा ग्रुप बहुत बुरी तरह टूटा है। TCS, ट्रेंट, टाटा स्टील, टाटा मोटर, इवन टाटा पावर, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर तो टूटना था भी नहीं। सो ये ग्रुप में या ये कंपनी में या जो अलग अलग स्टॉक्स हैं इन कंपनियों के, कितने बड़े कंसर्न आपको दिख रहे हैं? क्या ये राइट साइज हुए अभी और बाकी है इनकी पिटाई? देखिए, पिटाई तो अभी कंसोलिडेशन के बाद वापस से चालू होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 5-8% यहां से सफाई और होती हुई नजर आएगी। और जो आपने स्टॉक्स का अगर मैं नाम लूं, जैसे TCS पे जरा ज्यादा लोगों को भरोसा था, लेकिन वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आएगा। 2800 तक के लेवल फिर से आएंगे। टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट में चाम नहीं है। हालांकि इनका एक नया IPO की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन शायद हिम्मत नहीं अभी हो रही होगी। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो जो टाटा मोटर, जो सबसे ज्यादा सवाल आपके टाटा मोटर पर आते हैं सुमित जी, मुझे लगता है इन लेवल्स पर टाटा मोटर पे भी बहुत रिस्क है, और मुझे लगता है कि 550 और 520 के आंकड़े तक अभी जा सकता है। तो भरोसा नहीं है इन लेवल्स पर।
मार्केट काफी जो है वो टाटा के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, रियल वैल्यू की तरफ जा रही है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी में एवरेज ना करें, सबसे बड़ी बात। तो अभी आप जल्दबाजी में एवरेज तो एटलीस्ट ना करें। अब हरिद्वार चलते हैं, वहां पर हमारे साथ मोहित शर्मा साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। शर्मा साहब सुन पा रहे हैं आप? लगता है शर्मा साहब हरिद्वार में ही हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं हमें। डॉक्टर साहब, इनका सवाल आईटीसी पर है, क्या करा जाए? इनके पास खरीदारी है स्टॉक की और करीब 400 रुपए के दाम पे खरीदारी है। मेरे ख्याल से इनको डीमर्जर के शेयर में मिले होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन आप अदरवाइज क्या राय रखते हैं? देखिए, मुझे ये हमेशा 370 के पास अट्रैक्टिव लगता है और 430-35 के पास एग्जिट लगता है। तो अभी 412 चल रहा है, होल्ड करने की राय है। स्टॉप लॉस भी वही है, टारगेट भी वही है। वो कहीं इसमें 420 बोलने में आप शर्मा तो नहीं रहे ना? 430 415 कर रहे हैं, तो अगर 420 भी दिख रहा हो तो खुल के आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, मुझे लग रहा है वो आंकड़ा जो है वो पता नहीं क्यों, मैं जब भी कोई लेवल निकालता हूँ 420 का आंकड़ा आता है और बोलता हूँ तो सामने वाले को सोचने लगता हूँ कि कहीं ऐसा ना समझ रहा हो, और ये होता जरूर है। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जैसे होता है, वो 420 के आंकड़े के बाद जो है उसके ट्रेंड में चेंज काफी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं से शायद कोई ताकत होगी जो दोनों तरफ मूव कराती। एक सवाल आया है रोजा रानी जी का, इनके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर हैं 1470 रुपए के दाम पे 33 शेयर है। डॉक्टर साहब आजकल ले रहे हो क्या आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक? सुमित जी, इस समय थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है और आगे 15 अप्रैल के बाद इन सब में वापस से ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों का जब सिचुएशन होगा, डिमांड भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और तब मुझे लगता है कि लोग घूमने और पार्टियों में ज्यादा फोकस करेंगे, तो एक्सपेंस करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करें और मुझे लगता है जल्दी आपको लेवल्स और बढ़ते हुए नजर आएंगे। करेक्शन पे ऐड करने के सजेशन होगा, लेकिन लेवल्स पे 1380 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। वैसे भी दोपहर है, अभी का समय थोड़ा अवॉइड करिए। आप इसको आगे चल के 1380 के आसपास आए तब इसको ऐड करिएगा। वो शेयर की ही बात कर रहा हूं मैं पूरी तरह से। इसके अलावा एक डॉक्टर साहब मोहम्मद आरिफ साहब का एक सवाल है। पहले तो वो आपसे आपकी तबीयत पूछ रहे हैं, कैसी है, पहले से बेटर है आपकी नहीं है। दूसरा, आईटीसी होटल में और जियो फाइनेंस में अगर वो एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं तो क्या एंट्री करनी चाहिए, एक दोनों में, और दूसरा अगर करनी चाहिए तो कहां करनी चाहिए? सर, अभी मैंने लेवल बताया आईटीसी में 370। डॉक्टर साहब होटल, आईटीसी होटल डीमर्ज एंटिटी जो है। अच्छा, सॉरी। देखिए, आईटीसी होटल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए और आफ्टर 15 अप्रैल आप ये जरूर सवाल पूछिएगा जहां पर एंट्री का लेवल बनेगा। लेकिन जियो फाइनेंस पे आप यहां पर 35% 40% फंड की एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 220 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से 200 के नीचे जाना नहीं है और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो शायद 200 पे ही होगा जो मैक्सिमम एंट्री करी जा सकती। तो जियो में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी होटल में भी थोड़ा वेट करने की। डॉक्टर साहब, ये बच्चे की छुट्टी क्या 15 अप्रैल से हो रही है क्या? नहीं सर, 15 अप्रैल के बाद से ज्यादातर प्रोग्राम्स बनने शुरू हो जाते हैं और होटल्स की बुकिंग क्लियर हो जाती है, क्योंकि पहले लोग तो बहुत बुक करा लेते हैं लेकिन रियल नंबर्स आपको उसके बाद देखने को मिलते हैं। और चूंकि इस समय लोगों को सब मोबाइल पे क्विक मिलता है, तो पता चलता है प्रोग्राम तो बन गया लेकिन बाद में कैंसिल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो नंबर्स जो है वो नंबर्स काफी जो है वो आजकल वेरिएशन देते हैं। और जनरली अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे देखें या नंबर्स को अगर एनालिसिस करें तो 35% से ज्यादा के कैंसिलेशन देखने को मिलते हैं, जो कि रियल नंबर को काफी अफेक्ट कर देते हैं। 5-7% से फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है इन नंबर्स को यहाँ पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आप तो नहीं जा रहे ना छुट्टी 15 अप्रैल के बाद? नहीं सर, 15 अप्रैल के बाद तो नहीं जा रहा, लेकिन बीच में अभी छुट्टियां पड़ रही हैं, क्योंकि इस समय आप देख ही रहे हैं कि आगे मंडे भी, इस बार थर्सडे है, फिर मंडे भी ऑफ है, उसके बाद भी मंडे ऑफ है। तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन का मौका मुझे भी मिल जाएगा। आप सर थोड़ी कृपा कर दीजिए। नहीं सर, अरे आपको कहाँ छोड़ सकते हैं हम, आप खुद ही बताओ। आप खुद ही जानते हो कि आपको कहाँ छोड़ा जा सकता है, इसलिए हम छोड़ते नहीं, इसलिए हम आपको पकड़ के रखते हैं, कहीं भाग ना जाओ इधर उधर। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जीएसपीएल के ऊपर आया प्रियांशु यादव साहब का। इन्होंने करीब 905 रुपए के रेट पे खरीद रखा है जीएसपीएल का स्टॉक। मेटल वैसे ही बहुत टूटा है, इन्हें करना क्या चाहिए इसमें? तो देखिए, बिल्कुल सुमित जी ने सही कहा, मेटल टूटा जरूर है लेकिन अपना कॉन्फिडेंस अभी खोया नहीं है और वो सिर्फ टैरिफ की वजह से ऐसा आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। होल्ड करके रखिए
ऐड करने की राय नहीं है। हो सकता है शायद एक आध 2 हफ्ते बाद के ऐड करने की राय दूं, तो अभी होल्ड करके रखिए। अंशुमन तिवारी जी का एक सवाल आया है आपके लिए डॉक्टर साहब। ओएनजीसी के करीब 300 शेयर है, 570 शेयर है इनके पास, 300 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आप कोई राय देना चाहेंगे? क्रूड में गिरावट है, अंशुमन जी को। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। और मैं 2-3 नाम बहुत देखता हूँ। एक तो ये अंशुमन और हिमांशु, ये नाम से आपके पास बहुत सवाल आते हैं। और सर तो मुझे आपके चाहने वाले हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। तो सर, बस फिर स्टॉक को होल्ड करके रखिए, चाहत बढ़ाते रहिए, और जब प्रॉफिट आए तो मिठाई भेजते रहिए, और सुमित जी को भी याद करते रहिए। सर मुझे मत याद करवाइए, आप उनके जानकार हैं, आपके पास सारे जवाब हैं। हम तो सिर्फ सवाल पूछने का काम करते हैं, तो वो आप ही तक सीमित रहने दीजिए, हम यही ठीक है जहां पर हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। खैर, सीमा आहूजा जी का एक सवाल आया है मैरिको को लेकर। करीब करीब 700 रुपए के दाम पर इन्होंने 15 शेयर खरीद रखे हैं मैरिको के, और खरीदने की इच्छा रख रही हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए मैम। जल्दबाजी में एवरेज मत करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बहुत वो है, जल्दी है कि आपको खरीदना है, तो मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा ज्यादा अच्छा स्टॉक है। लेकिन मारिको पे थोड़ा वेट कर लीजिए। एंट्री जो बनती है वो 650 के आसपास बनती है। इन लेवल से पहले एंट्री बनती नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपकी बात सुनकर नितिन शर्मा साहब ने एक कदम और आगे चले गए, वो छुट्टियों के लिहाज से। इजी ट्रिप क्या ये लेना चाहिए, उनका पहला सवाल है। और दूसरा, रिलायंस इंफ्रा, तो इसके बारे में बहुत जिक्र मेरा और डॉक्टर साहब का इजी ट्रिप पे कई बारी हो भी चुका है। तो डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहोगे आप इस पे? सर, वो जहर बोलने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप कुछ बोलो ही नहीं। और दोनों स्टॉक पे इस समय जहर भरा पड़ा हुआ है। और जहर इसलिए भरा पड़ा हुआ है क्योंकि ये स्टॉक तो मुझे अगर लिस्ट कराए गए हैं इन्वेस्टर को वो मामू बनाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल दम नहीं है। और अगर आप बने हुए हैं तो आप भी मामू ही बन रहे हैं, तो बेटर है दूर रहिए। फिलहाल स्टॉक में कुछ ऐसा बचा नहीं है। स्टॉक सिर्फ मैनिपुलेटिव मूव ज्यादा है, वॉल्यूम नहीं होता है। खास तौर से थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि शायद वॉल्यूम के हिसाब से लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है। तो रिलायंस इंफ्रा या फिर इज माई ट्रिप, दोनों स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। खरीद के रखा है सर प्रमोटर बनने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रमोटर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। कह रही है, अच्छा था डॉक्टर साहब। तो HFCL एक और नाम आया जिग्नेश जी का। 128 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब क्या कर सकते हैं यार? देखिए, HFCL 128 पे खरीदा है, 75 चल रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, जो करेगा वो स्टॉक ही करेगा। हमारी आपकी अगर माने तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन 70 के नीचे जाता है तो इन्हीं के कुछ एक आध दो भाई भाई हैं उनमें शिफ्ट कर लें, नहीं तो फिर NHPC पकड़ लीजिएगा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है मोहित जी का डॉक्टर साहब आपके लिए। इन्होंने 1500 शेयर खरीदे हैं 262 रुपए के दाम पर जियो फाइनेंशियल के, लेकिन इन्होंने ये जो शेयर खरीदे हैं ये अपनी डॉटर के फ्यूचर के लिए खरीदे हैं। तो क्या ये नाम सही है, या इनकी पेरेंट, या बाकी कंपनी कोई और? देखिए, आपको जियो इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि रिलायंस का प्राइस 1100 चल रहा है, और जियो को अगर यहाँ पर देखते हैं तो वो 220 चल रहा है। लेकिन जो आपने अभी, जो आपका जो मोटिव है उसको अगर देखें, तो मुझे लगता है बिल्कुल जियो फाइनेंस को डेवलप होने में और ऊपर आने में 3 से 5 साल का समय बहुत बेहतर लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो मार्केट को जब तक अभी यहाँ पर आउट परफॉर्म करने की क्षमता है तब तक बने रहिए। अगर कुछ होगा तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से होल्ड करके रखिए। तो अभी तो आप फिलहाल बने रहिए, खाली एक स्टॉक पे फोकस मत करिए, पहली चीज। क्योंकि आप जब अपनी डॉटर के बारे में बात करते हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो कहीं म्यूचुअल फंड, कहीं कोई और असेट को भी इस्तेमाल करिएगा। सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर पूरा फ्यूचर मत डिसाइड करिएगा। ये एक और एडवाइस जो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। टाटा स्टील और वेदांता, इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है, ये दीप चौधरी साहब पूछ रहे हैं। विदाउट डाउट वेदांता मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। टाटा स्टील थोड़ा सा सुस्त होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिखाता, लेकिन धीरे धीरे करके प्रॉफिट दे जाता है। तो सर, बेस्ट के हिसाब से देखें तो दोनों की चाल में मुझे लगता है वेदांता ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब मैं प्राइस की तरफ देखता हूँ, पॉकेट की तरफ देखता हूँ,
तो मैं सोचता हूँ कि दोनों को ही क्यों ना ले लिया जाए, एक को 60% ले लें, एक को 40% ले लें, डिविडेंड का भी मजा लें, टाटा स्टील के मूवमेंट का भी मजा लें, तो ये कर सकते हैं। तो आप दोनों का ब्लेंड बना सकते हैं, 60-40 के रेशियो में आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनियां दोनों अच्छी हैं, एक में डिविडेंड स्टोरी, एक में मोमेंटम स्टोरी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संभल उत्तर प्रदेश से बातचीत करने के लिए डॉक्टर रवनीश जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर डॉक्टर साहब आप किस चीज के डॉक्टर हो? सर मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट हैं? जी सर। वेरी नाइस। मतलब आजकल तो फिर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही होगी। हाँ सर, मैं साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ एक मेडिकल कॉलेज में। कहाँ पर हो आप डॉक्टर साहब? सर मेरठ में। मेरठ में? बहुत दूर नहीं है आप हमसे, दिल्ली के करीब ही हैं। जी सर जी। अच्छा, तो सर क्या सवाल, ये डॉक्टर साहब ये इलाज करते करते या न्यूरो का इलाज करते करते शेयर मार्केट देखते हो, कैसे मैनेज करते हो? सर टाइम मिल जाता है सर, बाकी टाइम 2 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, तो उसके बाद में टाइम मिल जाता है, तो सर मैं कुछ टाइम उसमें भी स्पेंड कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं होता कहीं कि किसी का ब्रेन खुला रखा है सामने और आप पोजीशन में फंसे पड़े हो? नहीं सर, नहीं सर, मैं न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरो सर्जन नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता किसी का एक्सरे देखते देखते चार्ट दिखने लग जाते उसके अंदर? नहीं सर, नहीं सर, ये तो दोनों प्रोफेशन में कोऑर्डिनेशन अलग बना के रखा हुआ है सर, कोई ऐसा वो नहीं है। खुद का तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि खुद भी कोई दवाई खा लूं सिचुएशन को देख के बाजार की? वो तो सर चल जाता है, कभी कभार चलता है, आज की लाइफ में तो सर चल ही रहा है ये सब। नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ का जरा ध्यान रखना, बाजार की स्थिति देख के अच्छों की खराब हो रही है इस समय। खैर, क्या सवाल है आपका? सर मेरे आईओसी पर 140 शेयर है 136 के रेट पर, तो मेरा नजरिया है सर 1 ईयर का लगभग अभी मैं टाइम दे सकता हूँ। ओके, चलिए अब दूसरे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, एक आईओसी खरीद कर रखा है इन्होंने, 140 शेयर हैं 135 रुपए के दाम पर। जवाब सही से देना, कल को मतलब क्या पता कब सामने भेंट मुलाकात हो जाए। क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया स्टॉक खरीदा है, और मैं ये कहूंगा सर, इस स्टॉक पे ना 2 स्टॉक का मैं नाम हमेशा लेता हूं, इसके साथ में एक और गेल। इन दोनों स्टॉक को ना अगर आप एसआईपी फॉर्म में निवेश करते रहिए, 5 साल बाद आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है जिस हिसाब से अभी इनके फंडामेंटल चल रहे हैं। स्टॉक आपने अभी खरीदा है, मार्केट के पैनिक से भी बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कल पैनिक आया, लेकिन इस स्टॉक में कोई खास पैनिक नहीं आया। तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है। आपको डॉक्टर साहब अभी दवा खाने की जरूरत नहीं है, दूसरों को ही दवा दीजिए, और साथ में स्टॉक एडवाइस भी दीजिए कि बच्चों, अगर मेरी अगली फीस देनी है तो आईओसी और गेल को अपने एसआईपी के तरीके से इन्वेस्ट करते रहो, जिससे 5 साल बाद जो खर्चे आएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो मतलब यही है कि स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखिए, और कोशिश करें अगर गेल को भी ऐड कर सके। चलिए, तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बने रहिए। एक तो वैसे डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, और दूसरा अदरवाइज भी स्टॉक सच में टूटा भी नहीं है बहुत, तो आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। और बहुत बहुत शुक्रिया इलाज भी करने के लिए सबका, और हमसे आज बातचीत करने के लिए और सवाल पूछने के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, और अब डॉक्टर साहब को भी थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, वो बेचारे थके थके से हुए जा रहे हैं। तो जरा कुछ बजिंग स्टॉक की तरफ रुख करते हैं, और जरा बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी रुख कर लिया जाए, कहाँ पर आज मूव है, कहाँ किस तरह की खबरें हैं। तो बजिंग स्टॉक्स में आज बातचीत करने के लिए जो पहला स्टॉक आज कहीं चर्चा में, इनफैक्ट आज थोड़ी बहुत खबरें जो पॉजिटिव आ रही है वो रियल स्टेट स्पेस से आ रही हैं। चाहे आप शोभा को देख लीजिए, गोदरेज को देख लीजिए, दोनों में आज काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है न्यूज़ फ्लोज के दम पर, जहां पर काफ़ी रिएक्शन देखा जा रहा है। तो आज पहले तो जो पहली कंपनी है वो है BEL। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से, और करीब करीब ये ऑर्डर के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को भी मिली थी। पहला नाम तो ये था, लेकिन अदरवाइज आज जिन स्टॉक के साथ शुरुआत करूंगा वो है टाइटन। ये पहले तो BEL आ गया, एयरफोर्स से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए कंपनी को एक ऑर्डर मिला था, तो वहाँ पर एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 2210 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर, और पूरी ऑर्डर बुक कंपनी की 2800 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है FY26 में, FY16 में नहीं। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में? देखिए, ये स्टॉक को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 285 और 300 के लेवल आपके प्रॉफिट बुक करने के हैं, और ये बार बार आपको दिखते रहेंगे, और बार बार आपको एंट्री जो है वो
275 और 265 के पास मिलती रहेगी। लेकिन सजेशन ये होगा कि जब भी इसमें टॉप बनता है यानी 300 के आसपास आता है तो एक बार डिफेंस का एक इकलौता स्टॉक है जिससे मैं प्रॉफिट बुक कराता रहता हूं और ये भी कहता हूं दोबारा नीचे मिलेगा तो फिर खरीदने से भी मत बचिएगा। उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी बने रहिए, लेकिन 86, 286, 300 के बीच में प्रॉफिट जरूर बुक करिए। ओके, दो ज्वेलरी कंपनियां एक साथ देखिए डॉक्टर साहब। पहला है टाइटन, इनके Q4 के अपडेट आए हैं और करीब 25% के आसपास की रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिली है। स्टोर काउंट भी करीब करीब 3312 के आसपास पहुंच चुका है। 24% की ग्रोथ यहां पर एक अच्छे गोल्ड प्राइसेस की वजह से देखने को मिली है। 4% ऊपर ये कामकाज भी कर रहा है। और दूसरा नाम है PN गाडगिल, यहां पर भी कंपनी के नंबर्स आए हैं। 26% की YoY बेसिस पे ग्रोथ आई है। रिटेल सेगमेंट भी करीब 50% चला है। अभी पीसी ज्वेलर पे आप बात ही कर रहे थे, उससे आपने दूर रहने की राय दे दी। अब ये दोनों में क्या करें? देखिए, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट राय है। एक तो पहली बात है कि मैं ये कहूंगा कि फ्रेश खरीदारी बिल्कुल मत करिए इस स्टॉक में, और जो लोग प्रॉफिट में हैं वो अपना 50% से 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको समझाता हूं। देखिए, इस समय जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस हैं, ये जो अभी इंपैक्ट आया है इसकी वजह से पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके लोअर्स लेवल, खासतौर से टाइटन की बात करें तो मुझे लगता है 2800 तक के लेवल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिट बुक करना या फिर होल्ड करने की राय यहां पर है, लेकिन लंबा ट्रेंड नहीं आपको मिलेगा, और लोअर साइड का जो लेवल है वो ध्यान रखिए। तो जो अपडेट आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा पुल बैक मिला तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लोअर लेवल पे लेने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब है 2-3 साल के हिसाब से देखेंगे तो आपको अलग नजरिया नजर आएगा, लेकिन जो न्यूज होती है उसका मोमेंटरी इंपैक्ट होता है, उसका ये फायदा उठाया जाता है। जहां तक दूसरे स्टॉक की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की ही राय है, और थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए, वापस मुझे लगता है आपको एंट्री के लेवल मिलेंगे। तो दोनों में एक बहुत ही सही बात डॉक्टर साहब ने आपको बताई कि गोल्ड की जो इन्वेंट्री अभी है वो एक बार को हाई कॉस्ट की है। हो सकता है आगे क्वार्टर में अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं तो शायद नंबर्स या डिमांड उतनी ना भी रहे, तो वो भी इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन पे गोइंग फॉरवर्ड कर सकता है। दो रियल एस्टेट कंपनियां भी एक साथ लेकर आई है, क्योंकि वहां पर भी ऑटो कह रहा हूं, इनके Q4 के अपडेट के नंबर आए हैं। तो एक है शोभा और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। शोभा के जो सेल्स वैल्यू है करीब करीब 32% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है, और इनके जो बाकी डिटेल्स भी हैं वहाँ पर भी जो सेल्स वॉल्यूम है वहाँ पर भी 1836 करोड़ रुपए का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और दूसरी तरफ गोदरेज के अगर नंबर्स की बात किया तो गोदरेज के नंबर्स के अंदर भी करीब करीब बुकिंग 87% की ऑन क्यू बेसिस पर बढ़ी है, 7% YoY बेसिस पर बढ़ते हुए दिखी है। इसके अलावा बुकिंग वैल्यू भी करीब 29,444 करोड़ रुपए के आसपास आई है, और 3703 घर कंपनी ने बेचे हैं। डॉक्टर साहब, क्या किया जाए? ये रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा जैसे स्टॉक्स के अंदर आज रिएक्शन भी है इनमें। देखिए, गलती से कभी कभी ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो जाता है, पुल बैक आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट के काउंटर, सिर्फ शोभा या फिर इनके तो चलिए न्यूज है इसकी वजह से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन ये रिलायबल बिल्कुल नहीं है। मौका मिला है भागने का, भाग लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में एक कंपैरिजन देखिए कि पूरे पैक अगर सेक्टर को देखते हैं, चाहे आप एनर्जी, ऑटो, IT, मेटल, माइनिंग, NBFC, ऑयल और फार्मा को देखें, तो रियल एस्टेट ही एक ऐसा काउंटर है जो 25% इस साल तक अभी गिर चुका है और आगे भी उम्मीद ज्यादा की है। तो फिलहाल दोनों स्टॉक से सिर्फ और सिर्फ निकलने की राय है, गलती से भी ऐड या अभी रुकने की भी राय नहीं है। मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए। नहीं, डॉक्टर साहब ने एक शब्द बोला, भाग लीजिए। ये इसके दो हिस्से होते हैं, भाग लीजिए यानी पार्टिसिपेट, या भाग लीजिए यानी रन अवे। जब तूफान आ रहा हो तो कहते हैं कि तूफान के सामने टिकने से कोई फायदा नहीं है, भाग के घर के अंदर छुप जाने में भलाई है। और जो अभी रियल एस्टेट के संकेत और जिस हिसाब से रिसेशन और जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को डिसीजन, ये सारे फैक्टर पे सबसे पहले जो इम्पैक्ट आएगा वो रियल एस्टेट पे आएगा, और रियल एस्टेट का जो इम्पैक्ट होता है वो 2-3 साल चलता है। तो मुझे लगता है जिस तरह से आपने IT काउंटर पे हमेशा चैनल्स को देख देख के भरोसा बढ़ाया कि ये अब प्रॉफिट देगा तब प्रॉफिट देगा, वो करते करते आज आपको 2 साल बीत चुके हैं, तो जल्दी आपको शायद मेरे ख्याल से रियलिटी काउंटर में सच्चाई भी मालूम पड़ जाएगी। तो रियलिटी की रियलिटी कुछ दिन में आपको पता चल जाएगी। बेटर इज कि आप इससे थोड़ा दूर रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही आपको एक राय दी गई है। एक मतलब तो फिलहाल ये बजिंग स्टॉक तो यही सारे थे जिनमें खबरें थी, तो यहाँ पर समेटा जाओ, 2-4 सवाल लेते हैं, फिर जरा डॉक्टर साहब को भी जाने का समय उनका करीब हो रहा है।
तो पहले तो डॉक्टर साहब एक सवाल आया है राजन पांडे साहब का, इन्होंने लेमन ट्री पे एक सवाल पूछा है, तो क्या करना चाहिए? 146 रुपए के दाम पे खरीदारी है, आपने भी इंडियन होटल ITC पे अपनी राय दी थी, तो क्या लेमन ट्री भी उसी तर्क में आता है? अब बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें मोमेंटम आएगा इसलिए अभी वेट करने की राय है, लेकिन फ्रेश एंट्री की राय तो बिल्कुल नहीं है। और जहां तक टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद आपको इस बार जून के एंड तक में इसके टारगेट जो है 175 के देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐड भी मत करिए, लेकिन होल्ड करके रखिए, और ऐड अगर करना है तो 120 का लेवल ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो 120 का लेवल ज्यादा अट्रैक्टिव है, उसके हिसाब से आप ध्यान रखना। अच्छा, गोल्ड पे आपने एक अभी पूरी राय दी थी अपनी गोल्ड की दोनों कंपनियों के ऊपर। गोल्ड फाइनेंसिंग में मन्नापुरम पे एक सवाल आया, 235 रुपए के दाम पे खरीदारी है, इनके लिए तर्क कैसे काम करेगा? देखिए, मन्नापुरम को इस समय अगर मैं देखता हूं तो देखिए, चूंकि ये फाइनेंस के ऊपर इनका ज्यादा वो है, और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ ही चलते हैं और बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। तो नंबर्स अच्छे हैं, मोमेंटम अच्छा है, लेकिन मोमेंटम लिमिटेड होगा। लिमिटेड कितना होगा आपका, जो अभी इस समय देख रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो मन्नापुरम फाइनेंस आपका 270-280 के पास आके थकेगा। अभी 228 चल रहा है, तो 270 के लिए अभी चाल बाकी है। फ्रेश एंट्री भी थोड़ी बहुत की जा सकती है, एवरेज भी किया जा सकता है, और होल्ड करिए पोजीशन को। मुझे लगता है कि ये एक प्रॉमिसिंग स्टॉक है जो थोड़ा प्रॉफिट दे सकता है। थोड़ा प्रॉमिसिंग स्टॉक है, इसको आप अदरवाइज नजर रखिएगा। संतोष गौतम साहब के पास अदानी एनर्जी के शेयर, अदानी एनर्जी कह रहा हूं, अमर राजा एनर्जी के शेयर हैं, ये क्या करें? देखिए, बैटरी में वैसे तो थोड़ा सा मुझे डाउनवर्ड चैनल दिखाई देता है, और अमर राजा में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, लेकिन पोजीशन होल्ड करने की राय है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 950। अगर उसके नीचे जाता है तो सुमित जी को फिर से परेशान कर लेंगे। अरे सर, आप मुझे परेशान करवा के ही मानोगे। दो सवाल और है एक साथ, उसमें एक प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है, इनके पास शैले होटल है, क्योंकि होटल की बात हो ही रही थी तो इसका भी जिक्र किया इसलिए। और दूसरा जोमैटो, इस पर आपकी राय क्या है डॉक्टर साहब? 209 रुपए के दाम पे खरीदारी है, निफ्टी का हिस्सा ही बन गया है, अब क्या किया जाए? बुक कर लीजिए प्रॉफिट, ये बहुत सस्टेनेबल नहीं होगा। 200 आज तो अच्छा है, 218 रुपए आ गया है। वैसे इस स्टॉक को भी मैं बहुत प्रॉमिसिंग नहीं मानता हूं, और मार्केटिंग अच्छी है इसलिए स्टॉक अच्छा चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी का कोई खास इसमें जो है वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो 218 बुक कर लीजिए प्रॉफिट, चिंता मत करिए। 200-180 के लेवल आएंगे तब फिर सोचेंगे। तो यहां पर एक बार एग्जिट होने की राय। जहां तक होटल की बात करें तो देखिए, अभी मैं चूंकि 2 वीक सारे होटल पे अभी वेट कर रहा हूं, तो इसमें भी कहूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, 1-2 वीक के बाद वापस चेक ले लें। नहीं तो जोमैटो पे कोई डिस्क्लेमर भी है क्या डॉक्टर साहब कि इस्तेमाल करता रहता हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है, यूज करता हूँ, ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखिए मैं इतना समझता हूं, जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका शेयर कभी जल्दी गलती से भी मत खरीदा करिए, क्योंकि कंपनियां जो चलाती हैं, जो कंपनियों का मोमेंटम होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होता। और इस स्टॉक को तो मैंने 280 और 300 के 280 पे ही इनफैक्ट जब मैं प्रॉफिट बुक करने का राय दिया था, और ये बढ़ करके 200-300 के आसपास पहुंचा था, तो आपके यहाँ पे भी बड़े धुरंधरों ने कमेंट किया हुआ था कि अच्छा स्टॉक था, निकलवा दिया। अब 200 आ गया तो वो लोग अब बता नहीं रहे कि उनकी बास्केट में बचा या वो भी निकल गए कहीं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके, क्योंकि मैंने उस समय भी फंडामेंटल की चर्चा करी थी और इस पे एक डिटेल डिस्कशन रखा था। मार्केटिंग से शेयर नहीं चलते, मार्केटिंग से सिर्फ एक बार को रुझान चलता है। अगर फंडामेंटल पे जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से ये आपको डिसअपॉइंटमेंट करता है। और देखते हैं, दीपेंद्र गोयल जी शायद कुछ और मार्केटिंग स्टंट यहाँ पर प्लान करें जिससे शेयर चलता हुआ नजर आए। नहीं, एक चीज और दिमाग में आ गई डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उसका शेयर ना खरीदें। इससे मुझे याद आया कि वो रेडिको खैतान और यूनाइटेड ब्रूवरीज पे क्या राय है आपकी? नहीं, आप इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अदरवाइज आपकी राय क्या है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी कम लोगों को कम पता होता है, लेकिन जो ये और इनकी आपने मार्केटिंग कहाँ देखी? कहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दिया कि ये रेडिको खैतान है? कहाँ पे आपको दिखाई दिया यूनाइटेड ब्रूवरीज है? आपको नहीं दिखता है। लेकिन जो ये पेटीएम है, जोमेटो है, या फिर स्विगी है, ये सारे स्टॉक्स इतनी ब्रांडिंग करते हैं ना कि आदमी के दिमाग में फंसा देते हैं कि ये स्टॉक बस खरीद ही डालो, नाम सुनते ही हम ही सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। और हकीकत कहीं दूर होती है। और इसका सिर्फ यही नहीं है, प्राइवेट कंपनियां नहीं है, LIC इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिसको कि सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके संसद में भी बोला गया, फिर भी वो चल नहीं पाया। ये आपने खुद ही देखा होगा। तो मुझे लगता
लगता है कि आप प्रैक्टिकल बने, आपने इन्वेस्टमेंट करा है पैसा कमाने के लिए, डुबाने के लिए नहीं। तो ऐसी जालसाजी से बचते रहें और कोशिश करें अच्छे स्टॉक को। जहां तक आपने रेडिको खैतान की बात करी या यूनाइटेड बेवरेजेस की बात करी, मैंने रेडिको खैतान पे पहले बाय की रिकमेंडेशन दी है, प्रॉफिट भी बुक कराया है, और उनका ऐसा बुरा हाल भी नहीं हुआ। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग भी नहीं करी कि स्टॉक 50% साफ हो गया और उसके बाद भी बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि अभी स्टॉक में बड़ा दम है। ये तो सिर्फ चैनल वाले ही बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो कुछ स्टॉक, वैसे डॉक्टर साहब इसमें एक चीज आपने कही कि ये इनके बारे में मार्केटिंग कहाँ पड़ी है। जिनको इस्तेमाल करना होता है वो उसको ढूंढ ही लेते हैं कि इसके बारे में कहाँ मार्केटिंग हो रही है और कहाँ लिखा हुआ है। मतलब आज आप चैनल वालों से पिटवा के ही छोड़ेंगे। वैसे ही मैं कई बार जब ब्लैक लिस्ट हो जाता हूँ और आप जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बस रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आगे एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, अब बस और कुछ नहीं है। खैर चलिए, ये सब बातें चलती रहेगी, हंसी मजाक चलता रहेगा। अब डॉक्टर साहब के जाने का समय भी करीब आ गया, तो जाने से पहले अब ऐसे तो मैंने छोड़ेंगे नहीं, इनका रॉकस्टार शेयर तो पूछेंगे ही। तो जरा पहले स्टिंग फायर करिए, डॉक्टर साहब का जरा रॉकस्टार शेयर भी निकाला जाए। मतलब कितनी बार तो डॉक्टर साहब मैं यही भूल जाता हूँ कि आपका इनिशियल नाम क्या है। खाली डॉक्टर साहब बोलते बोलते रवि भूल ही चुका हूँ। खैर, तो रवि जी बताइए क्या नाम है आपने, ये क्या शेयर चुना है आपने रॉकस्टार में? देखिए, रॉक स्टार में वैसे दो स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है आईओसी, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ये क्रूड ऑयल और ये जो गवर्नमेंट का भी जो डिसीजन आया है उसकी वजह से इसके भाव थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे और अट्रैक्टिव लेवल पर मिल रहा है। 145 का टारगेट इमीडिएट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय मार्केट की जो सिचुएशन है उस पर, लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे करके चलता है, तो 145 का आंकड़ा जल्द छू सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 125 का लॉन्ग टर्म पे आप लेकर चल सकते हैं। जहां तक दूसरी स्टॉक की बात करें, वो पावर से भी पसंद आते हैं, तो पावर में एक छोटा स्टॉक है पीटीसी, जो कि इस समय 162 161 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इस लेवल पे ये अट्रैक्टिव है। 155 का स्टॉप लॉस अगर डालें तो 175 और 180 के टारगेट अचीव हो सकते हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा मार्केट में तंग भी करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये दो कॉल हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं, और 4 चांद नहीं भी लगाएं तो कम से कम आपको परेशान तो नहीं करेंगे। तो आईओसी और पीटीसी समझने के लिए भी आसान, 145 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे आईओसी में, 125 का स्टॉप लॉस, और दूसरा नाम है पीटीसी इंडिया, पीटीसी इंडस्ट्रीज, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये दो नाम आपको डॉक्टर साहब ने बताए हैं। इनके भाव बढ़ सकते हैं, भाव वैसे डॉक्टर साहब के भी काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन अब ठीक है, किसी तरह हम रोक के रखे हुए हैं। 175 के टारगेट्स के लिए आप पीटीसी, 180 के टारगेट्स के लिए पीटीसी को देखेंगे, 153 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया। आपको जल्दी हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ऑलरेडी बहुत परेशान आपको कर भी चुका हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, तबीयत खराब में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, हंसी मजाक करते रहने के लिए। और कोई जाने से पहले डिस्क्लेमर, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, ये मेरे क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गए हुए हैं और मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। और उम्मीद है कि सुमित जी जो है वो अगली बार थोड़ी सी और क्षमा दृष्टि और कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रखेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आपसे अपना पुराना लगाव है, इसलिए बातचीत अपनी चलती रहती है। कभी हमने आपको जानकार के तौर पे माना ही नहीं, आप हमारे पुराने अजीज मित्रों में से एक हैं। सो हमेशा ऐसी ही दोस्ती बनी रहे, बातचीत बनी रहे, यही हम चाहेंगे। और मुलाकात करते रहेंगे आपसे ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन भी। आप अपनी तबीयत का फिर से ख्याल रखिए, मैं यही बोलूँगा। और कुछ हमारे लायक सेवा हो तो आप ज़रूर बेहिचक फ़ोन करिए, आपसे हम ज़रूर मुलाकात करते हैं आके। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल साहब। सुमित जी, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर ऐड कर दूं, मैं तो आपके ऑफिस के सामने ही हूँ और मैं जल्दी आपके लिए चाय नीचे वेट करूंगा, लेकिन मुझे पता है आप रिक्रूट करने पे आप फुर्सत नहीं पाएंगे, तो चाय पीने का मौका तो नहीं देंगे। आप फोन मारिए, आपसे हम जरूर मुलाकात करते हैं। आप ऑफिस आइए, क्योंकि मुझे ये याद था या ये ज्ञात है अब तक कि कुछ तबीयत की वजह से आप शायद ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस भी दिन आप वापस ऑफिस रिज्यूम करिए, आप फ़ोन मारिए, आपसे हम वहीं मुलाकात करेंगे। आपके वो जो 4 दीवारें हैं सेक्रेटरी की, गार्ड की, उन सबको पार करके हम आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।
फिलहाल अब हेलो मनी 9 को यही समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले जरा डॉक्टर साहब की दोनों पिक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। आज उन्होंने आईओसी पे दांव लगाने की बात की है, पहले भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। 145 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 125 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे, और दूसरा साथ साथ आप पीटीसी के ऊपर भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी 175 180 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए, 153 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। तो 2 कॉल जो कि रवि जी ने आपको बताई है। इसी नोट पे एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार। हेलो मनी 9।